चलिए स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में बल्ब के बारे में पढ़ रहे थे ना, बल्ब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम एक चीज़ और थोड़ा सा बची हुई है बल्ब से रिलेटेड, उस फार्मूले को देख लेते हैं। वो फार्मूला हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दो क्वेश्चन जो है वेरिएबल करंट पे करेंगे और फिर मीटर ब्रिज शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा। सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बल्ब किस में हो, सीरीज में और किस में हो, पैरेलल में ना। ये मान लेते हैं बल्ब किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। एक मिनट, बल्ब किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। और सबकी वोल्टेज रेटिंग कैसी है, सेम। वोल्टेज रेटिंग कैसी है, सेम है। और पावर क्या है, अलग अलग, P1 P2 P3 इस तरह से है पावर। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि आप ये बताइए टोटल पावर कितना कंज्यूम हुई। तीन बल्ब लगे हुए हैं ना, ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो टोटल पावर इसने कितना कंज्यूम की। तो उसके लिए मैं सीधा फार्मूला बता रहा हूं। टोटल पावर कंज्यूम का जो फार्मूला होगा 1/P, ये टोटल पावर कंज्यूम। टोटल पावर कंज्यूम कितने के बराबर होगी, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, ये फार्मूला होगा। अच्छा, ये किसका, अच्छा रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है अगर रेजिस्टर सीरीज में हो, तो आर इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस, तो उसका जस्ट उल्टा होता है पावर का ना। अगर आपको पावर इक्विवेलेंट, इसको पावर इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक चीज और बताओ, पैरेलल में मैंने आपको बताया था अगर सबकी पावर रेटिंग भी सेम होती, पावर रेटिंग सेम होती, तो ये कितना पावर कंज्यूम होता, टोटल पावर कंज्यूम कितने के बराबर होता, याद है, टोटल पावर कंज्यूम, टोटल पावर कंज्यूम कितने के बराबर होता। अच्छा पैरेलल में क्या होता था, अगर रजिस्टर किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में, तो जो रजिस्टर पैरेलल का फार्मूला होता था उसके जैसा किसका है, सीरीज में बल्ब लगे हों तो उसके पावर का फार्मूला है ना। तो मैंने आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका बताया था। अगर सारे रजिस्टर का आर सेम हो और सब पैरेलल में लगे हो, आर क्या हो, सेम हो, तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू लेना, एक रेजिस्टेंस की। जैसे मान लेते हैं 10 रजिस्टर लगे हुए हैं आर के, और किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में, तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू लेना, डिवाइड बाई क्या कर देना, 10, सीधा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा ना। तो ऐसे ही अगर बल्ब किस में लगे हुए हैं, सीरीज में, तो इसके पावर का फार्मूला कैसा होता है, पैरेलल के जैसा। तो अगर इसका P इक्विवेलेंट सीधा निकालना है और सबका पावर रेटिंग कैसी है, सेम है, P है, तो P डिवाइड बाई कितना कर दोगे, N कर दोगे। नहीं समझ आई बात, क्लियर है। एक बार और दोहरा रहा हूं, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, अगर दो रजिस्टर, एक 1 ओम का और एक 1 ओम का पैरेलल में लगा हुआ है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो आर इक्विवेलेंट कितने के बराबर होता है, दोनों में से एक रजिस्टर की वैल्यू डिवाइड बाई नंबर कितने हैं, सीधा आर इक्विवेलेंट आ जाता है। ऐसे सीरीज में लगे हुए बल्ब का पावर इक्विवेलेंट का यही फार्मूला है जो पैरेलल वाला है। तो अगर सबकी पावर कैसी है, सेम है, तो सबकी पावर सेम है, तो एक पावर लोगे, डिवाइड बाई एन कर दोगे, डिवाइड बाई क्या कर दोगे, एन कर दोगे, आपको टोटल पावर कंज्यूम आ जाएगा। नहीं समझ आई, क्लियर रहेगी ना ये बात, हो जाएगा। इसको कॉपी करिए, ये किसके लिए है, टोटल पावर कंज्यूम जब बल्ब किस में लगे हों, सीरीज में ना। और एक और बात आखिरी सुन लीजिए, फिर उसके बाद लिखिए। एक बात बताई थी, अगर जैसे मान लेते हैं कई रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए ना, तो जो आर इक्विवेलेंट आता है, जो आर इक्विवेलेंट आता है,
वो जितने रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हो उनकी वैल्यूज से क्या आता है, कम आता है। आर इक्विवेलेंट क्या आता है, ये जो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, जैसे एक 2 ओम का है एक 3 ओम का, तो आर इक्विवेलेंट 2 और 3 से क्या होगा, कम ही होगा। क्या होगा, दोनों रेजिस्टर से क्या आएगा, कम आए। तो ऐसे पावर भी, अगर 3 बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं और 3 बल्ब सीरीज अलग अलग पावर के हैं, तो P इक्विवेलेंट हमेशा कितने के बराबर आएगा, तीनों की पावर से कम आएगा। समझ आ रही है? अब इसको लिख लीजिए। हो गया ये चीज, ठीक है। अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हों, नेक्स्ट पेज देखिए, मतलब बल्ब, बल्ब किस में लगे हों, पैरेलल में। 3 बल्ब लगा देते हैं पैरेलल में, और तीनों की रेटिंग कैसी है, रेटिंग वोल्टेज सेम, रेटिंग वोल्टेज कैसा है, सेम, ठीक है। और इनकी पावर P1 P2 और P3, P1 P2 P3 है। तो आपका जानते हैं टोटल पावर कंज्यूम कितना होगा इस सर्किट में, टोटल पावर कंज्यूम जो होगा, टोटल पावर कंज्यूम, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, टोटल पावर कंज्यूम कितने के बराबर होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 ना। इसको P इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो। समझ आ रही ना बात, मतलब इन तीनों की जगह पे एक बल्ब अगर लगा तो उसकी पावर इतने के बराबर है। अच्छा एक चीज और देखिएगा, ये टोटल पावर कंज्यूम हो गया, तो टोटल पावर कंज्यूम P1 प्लस P2 प्लस P3, ये जानते हैं कब आएगा आंसर, जब वोल्टेज रेटिंग सबकी क्या होगी, सेम होगी। और पिछले वाले में भी वोल्टेज रेटिंग क्या थी, सेम ही थी। तो ये जो दोनों फार्मूले मैंने बताए हैं, ये कब है, जब वोल्टेज रेटिंग क्या हो, सेम है, तब फिर नहीं पूछ, वो काम का नहीं है, इतना ही बहुत है, ठीक है। क्लियर रहेगा ना। और अगर सबकी रेटिंग सेम होती, तब सबकी पावर रेटिंग पी 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 होता, तब कितना हो जाता, कितना हो जाता टोटल पावर कंज्यूम ना, सीधा कितना हो जाता 3। मतलब रेजिस्टेंस का जस्ट क्या है, उल्टा है। एक और वैरायटी देख लेते हैं। पावर के कितने फार्मूले आपने पढ़े हैं, 3। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर, और पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, और पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, वोल्टेज इंटू करंट। ये 3 फार्मूले हैं पावर के, ठीक है। अब आप देखिए एक ग्राफ बनाते हैं, पावर, पावर वर्सेस आर ग्राफ, पावर वर्सेस आर, आर नहीं, पावर वर्सेस आई ग्राफ, पावर वर्सेस आई। आर कैसा है, कांस्टेंट, आर कैसा है, कांस्टेंट। अगर आर कांस्टेंट है तो एक तरफ पावर है और दूसरी तरफ करंट है। पावर किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे। तो 2 वेरिएबल है, पावर की पावर कितना है 1 और करंट की पावर कितना है 2। जब ऐसा होता है तो ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक। कैसा होता है, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक किस तरह से, समझ आया, क्लियर रहेगा। अब ये देखिए, ये हो गया पहला वाला। अगर दूसरे वाले का ग्राफ बनाओ, दूसरे वाले का पावर वर्सेस क्या, वोल्टेज, पावर वर्सेस वोल्टेज ग्राफ, पावर वर्सेस वोल्टेज। और क्या चीज कांस्टेंट है, आर को कैसा रखा है, कांस्टेंट। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। इसका भी ग्राफ कैसा होगा, जैसा ये है, ठीक है। 2 ग्राफ हो गया, ठीक है।
अब तीसरा सुनिएगा, मान लेते हैं इस बार पावर वर्सेस आर ग्राफ बनाते हैं, पावर वर्सेस आर ग्राफ। तो आर ग्राफ बनाया, बचा हुआ को क्या ले लेते हैं, करंट को क्या ले लेते हैं, आई कैसा है, कांस्टेंट, आई कांस्टेंट है। तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। समझ आ रही ना? अच्छा ऐसे ही इसका बनाइए, पावर वर्सेस आर ग्राफ, पावर वर्सेस आर ग्राफ। अच्छा इस बार कांस्टेंट किसको लोगे, v को कांस्टेंट ले लो, v कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट होगा ना, तो अगर v कांस्टेंट होगा तो पावर का रिलेशन r के साथ कैसा है, इनवर्स, एक बढ़ेगा तो दूसरा, तो घटने का ग्राफ ऐसे होता है। समझ आ रही ना? अब इस वाले पे आ जाओ, 4 ग्राफ बना दिया, इस वाले पे आओगे, अगर पावर वर्सेस आई बनाते हो तो v क्या है, कांस्टेंट, v कांस्टेंट है तो कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर पावर वर्सेस v बनाते हो, i कांस्टेंट है तब भी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसको बना लीजिए, ठीक है। हो गया, लिख चुके हैं ना, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो हीट का 3 फार्मूला पढ़ाया है ना, पावर के 3 फार्मूले, आई स्क्वायर इंटू आर ना, वी स्क्वायर अपॉन आर, और क्या होता है, वी आई। अगर इन तीनों को टी से मल्टीप्लाई कर दो, पावर को टी से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाता है, हीट बन जाता है, एनर्जी बन जाती है। क्या बन जाती है, एनर्जी। अब इस वाले पे एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ना। ये फार्मूला जानते हैं कब है, जब आपकी करंट कांस्टेंट हो, करंट कैसी हो, कांस्टेंट हो। अगर करंट वेरिएबल है तब ये फार्मूला नहीं लगेगा, तब H की जगह पे क्या हो जाएगा, डी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर डी टी हो जाएगा ना। T की जगह पे क्या हो जाएगा, डी टी, और H की जगह पे क्या हो जाएगा, डी एच। अगर कांस्टेंट करंट है, कैसी है, कांस्टेंट करंट है, तो ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल है। और ये वाला किसके लिए हो गया, इंटीग्रेशन लगा दोगे तो किसके लिए हो जाएगा, वेरिएबल का। समझ आ रही ना? अब जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल करंट मतलब, एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। वेरिएबल करंट मतलब I इज इक्वल टू ऐसे 3T। अब देखो T रुकने वाली चीज है, T क्या होगा, चेंज होगा। अगर T चेंज होगा तो करंट क्या होगी, चेंज होगी। तो ये वेरिएबल करंट है। और वेरिएबल करंट अगर होगी किसी रजिस्टर के थ्रू, तो हीट जो है वो कितना ट्रांसफर होगी, वो किससे सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन से। तो इफ I इज इक्वल टू इतना, इफ I इज इक्वल टू इतना, ठीक है, देन फाइंड द हीट लॉस, then find the heat loss from the resistor of 10 ohm, from the resistor of 10 ohm within कितने सेकेंड, 2 सेकेंड, विदिन 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड, विदिन 0 से 0 टू 2 सेकेंड। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा। ये वाला फार्मूला लगाओगे ना, तो डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आई की वैल्यू कितना दी हुई है, 3T, इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, 9T स्क्वायर। और क्या हो जाएगा, R की वैल्यू कितना है पढ़िए, 10 ओम, और क्या हो जाएगा, dt। यहां तक क्लियर है? अच्छा 10 और 9 मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 90। तो ये कितना हो जाएगा, 90 ना, और क्या बचेगा, T स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, dt। यहां तक क्लियर है?
अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, 90 बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पता है ना, पावर एक क्या हो जाए, अच्छा टाइम की लिमिट कितना दी हुई है 0 to 2 ना, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर में एक ऐड हो जाएगा और ये पावर कहां आ जाएगी नीचे, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से 2, यहां तक कोई दिक्कत। अब आप देखो 3 को कट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 30, पहले ऊपर वाली लिमिट रखो, 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, लोअर लिमिट लगाने से पहले क्या लगता है माइनस, और लोअर लिमिट 0 है, वैसे करने की जरूरत नहीं थी, कर दिया, ठीक है। तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 8, और 8 इंटू 30 कितना हो जाएगा 240। अच्छा DH का इंटीग्रेशन है ना, DH मतलब होता है छोटी सी हीट, इंटीग्रेशन लगा दो तो टोटल हीट, बस निकल आया, ठीक है। हो गया कि नहीं, हो गया। चलिए अगला चीज देखिएगा, लिख चुके हैं ना, देखो नेक्स्ट चीज, हेडिंग डालिए मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एकदम जानते हैं कैसी है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के जैसी, कैसी है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के जैसी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कैसे, जैसे मान लेते हैं आपके पास दो रजिस्टर है, एक R है और एक दूसरा रजिस्टेंस है जो कितना है S है ना, इसको जोड़ दिया किससे, एक वायर से, ये वायर है ना, ये वायर है और ये वायर की लेंथ लगभग 100 सेंटीमीटर के बराबर, कितने के बराबर, तो 100 सेंटीमीटर मतलब आप समझ रहे हो 1 मीटर, क्या, इसीलिए इसका नाम क्या होता है मीटर ब्रिज। एक यहाँ पे जॉकी नाम की चीज होती है, जॉकी, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, वो जॉकी जो है यहाँ पे वायर पे टच करते हैं और ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी से, किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जॉकी को ये आगे पीछे हम चलाते हैं ना, आगे पीछे चलाने के बाद एक अच्छा गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, करंट बताना, क्या बताना, अगर इससे करंट जाएगी तो रीडिंग बताएगी, अगर नहीं जाएगी तो नहीं बताएगी। तो इसको हमने आगे पीछे किया तो एक जगह ऐसी जरूर मिलेगी जहां पे इससे करंट जाना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, करंट का जाना क्या हो जाएगा। अब करंट का जाना बंद हो जाएगा तो एकदम व्हीट स्टोन ब्रिज के जैसा हो गया कि नहीं। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होते थे, ऐसे 4 बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, देखिएगा ये 4 रजिस्टर होता था ऐसे और एक बीच में होता था ना। अच्छा ये बताओ, ये R1 है, ये R2 है और ये क्या होता था R3 और ये क्या होता R4। R1 डिवाइड बाई R2 अगर बराबर होता था किसके, R3 बाई R4 के, R1 बाई R2 बराबर होता था किसके, R3 बाई R4 के, तो ये बीच वाला रजिस्टर काम नहीं करता ना। तो ये गैल्वेनोमीटर है ना इसकी जगह पे, तो अगर इससे करंट आना बंद हो गई इसका मतलब ये काम करना, तो इसका मतलब इधर जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो कितने के बराबर है, R डिवाइड बाई S बराबर होगा इस वायर में इतनी लेंथ में जो रेजिस्टेंस होगा और इस वायर में इतनी लेंथ में जो रेजिस्टेंस होगा उसके रेशियो के बराबर होगा। ये लेंथ कितना मान लेते हैं L, तो बची हुई कितना होगी 100 माइनस L ना। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो आप, रेजिस्टेंस क्या होता है, R की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस रो L डिवाइड बाई एरिया ना, यही होता है ना। तो इतने में रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, रो L डिवाइड बाई
एरिया ना। और इतने में कितना रेजिस्टेंस होगा, रो, एरिया और लेंथ कितना 100 माइनस। अच्छा, रो और एरिया अगर एक ही वायर है, एक मिनट, अगर ये एक ही वायर है तो इसका एरिया एक जैसा होगा, और एरिया एक जैसा लेते भी हैं हमें, एरिया एक जैसा होगा, और एक ही मटेरियल का बना हुआ है तो रो भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो R डिवाइड बाई S बराबर होगा किसके, L डिवाइड बाई 100 माइनस L। तो एकदम वैसा है कि नहीं, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के जैसा। समझ आ रही ना बात। अब यहां तक हो गया। अब कुछ बातें एक दो इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। R इज, अच्छा इस वाले रिलेशन से क्या पता चलता है बताइए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यही पता चल रहा है ना। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब रेजिस्टेंस सिर्फ किस पे मतलब है, ये वाली चीज तो उड़ गई ना। तो रेजिस्टेंस को सिर्फ किससे मतलब है, L से। तो रेजिस्टेंस को L से मतलब है, इसका मतलब रो और एरिया से मतलब, तो रो और एरिया से कोई लेना देना नहीं है। तो अच्छा ये एक चीज और बताऊं, ये जॉकी को आगे पीछे चलाया, ये वो जगह है जहां पर गैल्वेनोमीटर से करंट जाना क्या हो जाती है, बंद। तो जहां पे गैल्वेनोमीटर से करंट जाना बंद हो जाती है, इस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं, नल मतलब कुछ नहीं, मतलब इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, नल पॉइंट। अब आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा, अगर R सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, L पे, तो मतलब R किस पे डिपेंड कर रहा है, L पे। अगर L बढ़ाओगे, मतलब L चेंज करोगे तो R चेंज होगा, या R चेंज करोगे तो क्या होगा, यही है ना इसका मतलब। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, L। तो अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो L है ना, वो क्या है, नल पॉइंट। नल पॉइंट जो है रेजिस्टिविटी और एरिया पे डिपेंड नहीं, समझ आया। ये जो नल पॉइंट है वो क्या है, L है ना। ये वो जगह है जहां पे गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाती। तो ये जो नल पॉइंट है या नल डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन मतलब आगे पीछे करना, तो नल डिफ्लेक्शन जो है ना, नल डिफ्लेक्शन मतलब आगे पीछे आप डिफ्लेक्ट, ये चेंज हो सकता है नल डिफ्लेक्शन। अब मतलब रेजिस्टिविटी और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो और, अच्छा R जनरली फार्मूला क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हो आप, R इज रो L डिवाइड बाई, तो R किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी और, लेकिन यहां मीटर ब्रिज में क्या हो रहा है, R ओनली डिपेंड्स ऑन लेंथ, समझ। और वो कौन सा लेंथ, क्या चीज है, नल पॉइंट। तो नल पॉइंट जो होता है, नल पॉइंट डिफ्लेक्शन जो होता है, नल पॉइंट डिफ्लेक्शन, नल पॉइंट डिफ्लेक्शन किस पे, नल पॉइंट डिफ्लेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ किस पे बताइए, किस पे डिपेंड करता है। अब वो इंडिपेंडेंट है, एरिया मतलब रेडियस, एरिया या फिर रेडियस, इस वायर की कुछ भी हो, रेडियस कुछ भी चेंज कर लो। अगर एक बार एक मिनट सुनना, R और S इसका क्या है, फिक्स्ड है। R और S अगर फिक्स्ड हो गया, चेंज नहीं हो रहा है, तो आप वायर को कितना भी बदल लो, नल पॉइंट जो था वही रहेगा। तो मतलब इसकी साइज चेंज कर लो, एरिया या रेडियस चेंज कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसका मटेरियल भी चेंज कर दो तब भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किस पे, मटेरियल से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
और किससे नहीं पड़ेगा? जिस बैटरी से कनेक्टेड है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ईएमएफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं समझ आई बात है क्या? ये बैटरी कनेक्ट कहीं पे दिख रहा है आपको ईएमएफ फार्मूले में? नहीं डिपेंड कर रहा है, समझ आए? बैटरी से कोई लेना देना। एक मिनट यार, ये आर और एस एक बार डिसाइड हो गया ना, आर और एस की वैल्यू फिक्स्ड हो गई ना, तो आर और एस के बाद आर किस पे डिपेंड, आर पे कौन डिपेंड करता है? एल। एल क्या है? नल पॉइंट। तो अगर आर फिक्स हो गया तो एल क्या हो गया? फिक्स हो गया। अगर एल फिक्स हो गया, एल फिक्स हो जाने के बाद आर और एल का कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बार आर फिक्स हो गया तो एल भी क्या हो गया? फिक्स हो गया। चाहे इसका मटेरियल बदल लो, चाहे इसका कुछ भी कर लो, समझ आ रहा? कुछ भी मतलब मटेरियल बदल लो, या इसकी रेडियस चेंज कर लो, या बैटरी जो कनेक्टेड है उसको चेंज कर लो, इसके जो नल पॉइंट की जो दूरी है वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। नल पॉइंट की दूरी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। या नल पॉइंट डिफ्लेक्शन कैसा रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। इसको क्लियर रहेगा ना? कर लीजिए इसको। यहां से एक वर्ड में आप समझ लीजिए, आर वनली डिपेंड्स ऑन क्या? आर को किसी चीज से मतलब है? रेजिस्टिविटी या एरिया? नहीं ना, तो एल को भी नहीं मतलब होगा। ठीक है, एक बार मेरे साथ दोहराना। एक मिनट सुनो। आर इज ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? लेंथ ना। तो आर रेजिस्टिविटी और एरिया से मतलब है इस कॉन्सेप्ट में, मीटर ब्रिज में। रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल और एरिया मतलब रेडियस। मटेरियल और रेडियस। तो आर, बोलो एक बार मेरे साथ बोलो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? लेंथ। रेजिस्टिविटी और एरिया से मतलब है किसको? रेजिस्टेंस को नहीं मतलब है। और एल क्या है? नल पॉइंट। अगर रेजिस्टेंस को मतलब नहीं है रेजिस्टिविटी और एरिया से, तो नल पॉइंट को भी मतलब, अगर एक बार रेजिस्टेंस डिसाइडेड हो गया तो नल पॉइंट क्या हो जाएगा? डिसाइडेड हो जाएगा। चाहे आप बैटरी बदल लीजिए, चाहे आप मटेरियल बदल लीजिए वायर का, चाहे आप क्या कर लीजिए, एरिया चेंज करा लीजिए, नल पॉइंट जहां पे था वहीं पे रहेगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए, तो फिर एक बात आती है, नल पॉइंट कब चेंज होगा? जब आर चेंज होगा। जब क्या होगा? आर चेंज होगा। ठीक है, तो अब हम उसमें पढ़ चुके हैं। ये मीटर ब्रिज की, ये मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट था ना। ये किसका कॉन्सेप्ट था? मीटर ब्रिज का। अब आप देखिए, ये जो आर है, अगर एक बार आर फिक्स हो गया तो एल क्या हो गया? लेकिन अगर आर वेरी करेगा है, लेंथ भी वेरी करेगी। अच्छा, ये जो आर है इसको हम चेंज करा सकते, मतलब इसको अकेले निकाल लें? अभी मीटर ब्रिज के अंदर नहीं है, नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा, ध्यान से सुनना, यहां तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अब एक बात बताना मुझे, अगर मैं आर चेंज कराऊं, आर क्या कराऊं? आर चेंज कराने का तरीका क्या होगा? दो तरीका हो सकता है, टेम्परेचर, या फिर क्या हो सकता है, इसमें कोई रेजिस्टेंस मैं ऐड करूं। नहीं समझ आ रही? आर को चेंज कराने का कितना तरीका होता है? टेम्परेचर, या फिर एक रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जोड़ूंगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर पैरेलल में जोड़ूंगा तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? घट जाता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने घटाने का तरीका हमारे पास है, रेजिस्टेंस बढ़ाने घटाने का तरीका हमारे पास है, और वो कौन कौन सा है बताइए? रेजिस्टेंस बढ़ाने और घटाने के दो तरीके हैं। एक कौन है? टेम्परेचर। कौन है? टेम्परेचर। और दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? एडिशन ऑफ रेजिस्टर। एडिशन ऑफ रेजिस्टर।
ना, एडिशन ऑफ रजिस्टर। अगर आप रजिस्टर को ऐड कर, अब आप ध्यान से सुनिएगा, टेम्परेचर की वजह से आपको मैं 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं। अल्फा क्या हो सकता है, पॉजिटिव, और अल्फा क्या हो सकता है, नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट, और अल्फा क्या हो सकता है, 0 ना। ये वाला किसके लिए होता है, कंडक्टर, और ये वाला किसके लिए होता है, सेमीकंडक्टर, और ये वाला किसके लिए होता है, एलॉय। ये वाले कहानी में अगर अल्फा पॉजिटिव होता है किसी मटेरियल का, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस, ओए भी सर, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। और अगर अल्फा निगेटिव हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटता है। और अगर अल्फा 0 हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं इस रजिस्टर का मैं टेम्परेचर, मान लेते हैं इस रजिस्टर का आर का अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा कैसा है, तो टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो लेंथ क्या हो जाएगी। अगर इसको ए लिख दूं और इसको बी लिख दूं तो आप क्या करोगे, ए से किधर की तरफ, बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना। अगर एक बात बताओ, ये वाला होता आर, तब टेम्परेचर बढ़ाने पे आर की वैल्यू क्या हो जाती, आर की वैल्यू अगर घट जाती तो आर की वैल्यू घटने की वजह से एल क्या हो जाता, घट जाता, तो जॉकी किधर शिफ्ट हो जाती, नल पॉइंट किधर शिफ्ट होता, ए की तरफ। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ आ रही ना बात। तो अच्छा, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दोगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो किधर जॉकी शिफ्ट होगी, बी की तरफ। और अगर पैरेलल में जोड़ दोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, तो ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, ए की तरफ। समझ आ रही ना बात। तो आर की वैल्यू चेंज करा करके किसकी वैल्यू चेंज करा सकते हैं, एल की। अदरवाइज मीटर ब्रिज में क्या होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जो मटेरियल, रेडियस, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्लियर रहेगा, इसको कर लीजिए। हो गया, क्वेश्चन लिखिएगा ये, फाइंड दी नल पॉइंट, फाइंड दी नल पॉइंट। देखिए, इसको करिएगा, एल की वैल्यू बताइएगा नल पॉइंट की, पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लोगे, ये कितना आएगा बताइए, है दोनों का मल्टीप्लीकेशन 32 डिवाइड बाई दोनों का एडिशन 12, तो कितना हो जाएगा 8/3 ना, 4 से कट जाएगा। यहां तक हो गया। अब मुझे पता है इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। इसका रेशियो कितना होगा, 6 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 3 लिखने से बेहतर है कहां लिख लो, ऊपर कर लिया। 6 डिवाइड बाई ये बराबर होगा L डिवाइड बाई 100 माइनस L ना। अब ये कितना हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L डिवाइड बाई 100 माइनस L। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कट सकता है ना, और 4, और ये कितना हो जाएगा 9।
ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 900 माइनस कितना हो जाएगा 9L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4L। इसको ऊपर इधर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 900 डिवाइड बाई, बस आंसर हो जाए इतना मीटर। चलो ये क्वेश्चन कहने के लिए पोटेंशियोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन है मीटर ब्रिज का। पोटेंशियोमीटर सिलेबस से हट गया आपके, समझ आ रही ना? ये पोटेंशियोमीटर लिखा हुआ है नहीं? ठीक है, मीटर ब्रिज में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर का वायर होता है, इसलिए मीटर ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर में लेंथ कुछ भी हो सकती है, इसलिए पोटेंशियोमीटर बोला है। समझ आ रहे? तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। वायर ए बी शोन इन दी फिगर, 40 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। वायर की कितना लेंथ है 40 सेंटीमीटर। वेयर शुड द फ्री एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर बी कनेक्टेड ऑन ए बी सो दैट गैल्वेनोमीटर में शो जीरो डिफ्लेक्शन। ये वाली लेंथ कितना मान लेते हैं L, तो ये वाली कितना होगी बताइए, ये वाली कितना होगी, टोटल 40 है ना, टोटल कितना है 40, तो ये कितना हो जाएगी 100 माइनस वो 40 माइनस, नहीं समझ आई बात? टोटल कितना था 40, तो 40 में से ये L हो गई, तो बची कितना, टोटल 40 है ना, 40 में से L घटा दोगे तो ये बचेगा ना। अब आप देखिए रेशियो 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 12, बराबर होगा किसके, L डिवाइड बाई 40 माइनस L के। कट रहा है कुछ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 80 माइनस 2L इज इक्वल टू कितना हो जाए 3L, तो 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5L, तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 5, तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 6 जा, बस आंसर है। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हो गया। ये वाला, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले सही कर लीजिएगा, है क्या, इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए ना, कह रहा है एक मीटर ब्रिज है, ये मीटर ब्रिज है, ये R हो गया और ये क्या हो गया S हो गया, और नल पॉइंट कहां पे फाउंड होता है, कितने सेंटीमीटर पे 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया, तो बचा हुआ कितना हो गया 80 सेंटीमीटर ना, टोटल 100 सेंटीमीटर होता है, पहला पार्ट हो गया। फिर कह रहा है R एंड S आर अननोन, चलिए मान लेते हैं अननोन है। इफ ए न्यू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल, कह रहा है एक नया रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू S, किससे जोड़ा जाता है S वाले से 10 ओम जोड़ दिया जाता है। तो चलिए नई पिक्चर बनाते हैं, ये S वाला है और इससे कितना ओम जोड़ दिया जाता है पैरेलल में 10 ओम, कितना ओम 10 ओम पैरेलल में जोड़ दिया जाता है।
और ये वाला आर वाला रहेगा ही आर ना। अब नल पॉइंट कहां चला जाता है? नल पॉइंट यहां पे देखिए 2s नल पॉइंट, ऐसे लिख लीजिएगा, नल पॉइंट अकर्स एट 60 सेंटीमीटर। कैसे लिखोगे? जब S से 10 ओम का रजिस्टर जोड़ा जाता है ना, उसके बाद यहां 2s, उसके बाद नल पॉइंट अकर्स एट कितने सेंटीमीटर? 60। तो ये 60 सेंटीमीटर पे यहां पे गैल्वेनोमीटर, ये 60 हो गया, तो ये कितना हो गया बताइए? 40 सेंटीमीटर। ऐसा हो जाता है। तो कह रहा है आर और एस की वैल्यू बताइए। किसकी बताइए? आर और एस की। देखिए मैं निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट। पहले इसका रेशियो निकाल लो। अच्छा, आर और एस दो वेरिएबल है ना, तो कितनी इक्वेशन चाहिए? 2 चाहिए। तो 2 चाहिए, तो आप क्या करो, इसका रेशियो आर डिवाइड बाई एस बराबर होगा किसके? 20 डिवाइड बाई 80। तो कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 4 आ गया। पहला एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आएगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, 10 प्लस एस हो गया। अब ये डिवाइड बाई ये आर डिवाइड बाई ये कितना है? 10s। और डिवाइड में लिखने से बेहतर है कहां लिख लीजिए? 10 प्लस एस। कितना हो गया? इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिवाइड बाई 40। देखिए मैं एक जुगाड़ बता रहा हूं, नहीं तो आप सॉल्व करने में दिक्कत होगी आपको। ये इतना देखिए, ये कितने के बराबर? 1/4 सीधा रख सकते हो, 1/4 इंटू 10, और ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस एस इज इक्वल टू 6/4। 4 से 4, अच्छा ये कितना बचे? इसको 6 को उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 10 प्लस एस बराबर हो जाएगा कितने के? 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60। तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। एक आंसर आ गया। अच्छा एस की वैल्यू यहां पे रख दो, तो 50 उधर जाएगा तो 50 डिवाइड बाई 4, 12.5 आ जाएगा आर। 50 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा? 12.5। बस आ तो गया आर। लिख चुके हैं? अगला देखिए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताइएगा। बोलो। हैं? कौन सा सही होगा? हाँ ए वाला सही होगा। सबको आ रहा है ए वाला सही होगा? देखो, इन द शोन अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ द मीटर ब्रिज ऑफ एसी करस्पॉन्ड टू नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज एक्स। नल डिफ्लेक्शन कितना है? एक्स है। व्हाट वुड बी द इट्स वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द वायर? What would be the its value of the radius of the wire AB is doubled? समझ आ रही ना? क्या क्या कह रहा है कि अगर इसकी रेडियस को क्या कर दूं मैं? डबल कर दूं, तो ये जो नल डिफ्लेक्शन x है ना, तो x किस पे डिपेंड करता है? r पे। रेडियस से क्या लेना देना है कि नहीं? तो अगर आप रेडियस डबल कर देते हो तो नल डिफ्लेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा सही है? एक्स। क्लियर रहेगा ना?
एक मिनट रुको, आप लोग क्या कर रहे हो? इधर जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं 6 ओम है, और इधर जो है 3 ओम है, और जॉकी का एक मिनट, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट सुनो, यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं, R इज इक्वल टू 3 ओम पर सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन है इस तरह से ना। अब क्या होगा, नॉर्मली अगर इसको ना देखो और इसको ना देखो तो ये पुरानी पिक्चर है, तो R डिवाइड बाई S बराबर होगा किसके, L डिवाइड बाई 100 माइनस L के, कितने के बराबर होगा ना। अब इसमें एंड करेक्शन आ गया है। एंड करेक्शन मतलब आप समझ रहे हो, ये जो ग्रीन कलर वाली पट्टी दिख रही है ना, इसमें रेजिस्टेंस है कितने ओम के बराबर। अच्छा, इससे पहले वाले जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उसमें ये 0 था, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर था हमारा, समझ आए। इस बार इस साइड कितना ओम रेजिस्टेंस है, 6, और इस साइड कितना है, 3। और एक बात और क्वेश्चन में मेंशन है कि 1 सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस है, 3 ओम। मतलब ये वायर के लिए दिया हुआ है, अगर वायर 1 सेंटीमीटर लोगे ना तो उसमें रेजिस्टेंस कितने के बराबर होगा, 3 ओम के बराबर। कितने के बराबर होगा, 3 ओम के बराबर। तो थोड़ा सा मुझे लॉजिकली आप बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब इतने में क्या है बताइए, रेजिस्टेंस है ना, तो इसको अगर वायर मान लेते हैं तो वायर कितने मीटर का होगा, कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना है रेजिस्टेंस, 3, तो 6 ओम कितने में होगा, 2 सेंटीमीटर ना। तो मतलब इस साइड वाले में L में कितना ऐड हो जाएगा, 2 मीटर ना। अच्छा, इस साइड कितना है, 3 ओम है, कितना है, 3 ओम। तो 1 सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस है, 3 ओम। तो 3 ओम रेजिस्टेंस के लिए वायर कितना लेना पड़ेगा, सिर्फ 1 सेंट, मतलब 1 सेंटीमीटर और यहां पे वायर ऐड कर लीजिए, तो यहां पे क्या होगा, बस आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं, इससे पहले एंड करेक्शन क्या थी, नहीं थी, क्या ले लेते थे, 0, तो ये हट जाता था, बस इतना आंसर हो जाए। क्लियर रहेगा, नहीं ये मैंने दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में लिखा रहेगा अगर, ठीक है। और देखिएगा, एक एरर का क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये आपके पास R है, और ये वाला रजिस्टर कौन है, S है, और यहाँ पे एक मीटर ब्रिज का वायर, और ये आपका गैल्वेनोमीटर, और ये जॉकी, ठीक है। ये L और ये 100 माइनस L ना, ठीक है। अब आप देखिएगा, अच्छा यहां से क्या होगा, R बाई एस बराबर होगा किसके, L बाई 100 माइनस L के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक बात बताओ, जब स्केल से लेंथ को मेजर करोगे तो आपसे गलती हो सकती है कि नहीं, गलती हो सकती है। अगर लेंथ को मेजर करने में गलती होगी तो रेजिस्टेंस बताने में भी तो गलती होगी ना। तो आपसे पूछ सकता है कितना एरर होगी ना। तो मान लेते हैं R में एरर चाहिए, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, एस एल डिवाइड बाई 100 माइनस L ना। R में एरर चाहिए, तो R में एरर लिखने का तरीका जानते हैं, ये अब पहला चैप्टर आपने अगर पढ़ा है तो डेल्टा R डिवाइड बाई R ना। अगर परसेंटेज में चाहिए तो इनटू क्या कर लेंगे, 100। डेल्टा R मतलब क्या होता है, R में एरर, और R मतलब क्या होता है, प्योर वैल्यू विदाउट एरर।
ये प्योर वैल्यू है और ये क्या है, उसमें एरर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, एस में एरर डिवाइड बाई एस, प्लस डेल्टा एल डिवाइड बाई क्या होगा, एल, प्लस 100 माइनस एल में देखना है तो डेल्टा 100 माइनस एल बाई कितना हो जाएगा, समझ आया कि नहीं। अच्छा, कोई चीज डिवाइड में हो उससे कोई लेना देना नहीं होता, चाहे मल्टीप्लाई में लिखी हो चाहे डिवाइड में, आएगा बीच में क्या, प्लस ही। समझ आ रही ना बात। ऐसे अगर आपको एस में एरर देखना था तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एस को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, 100 माइनस एल और क्या हो जाएगा, आर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एल। तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा एस डिवाइड बाई एस इज इक्वल टू डेल्टा 100 माइनस एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल और क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, डेल्टा आर डिवाइड बाई आर प्लस डेल्टा एल डिवाइड बाई एल। हाँ यहाँ पे 100 माइनस एल, ठीक है। ये 100 माइनस एल दिखने में डर लग रहा है ना, ये 20 है तो ये कितना होगा, तो ये 80 में एरर डिवाइड बाई 80, और ये क्या है, ये 20 है ना, तो 20 में एरर डिवाइड बाई 20। समझ आ रही ना बात। हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, नल पॉइंट कहां पे मिलता है, 20 और 80। ये 10 ओम और ये आर, वो एस ना, एस में एरर पूछ रहा है ना, तो एस में एरर का फार्मूला अभी आपने देखा था, ये आर है मान लेते, आर डिवाइड बाई एस बराबर होता है किसके, एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल के। आपने फार्मूला लिख रखा है, एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओगे 100 माइनस एल इंटू क्या हो जाएगा, आर डिवाइड बाई एल ना। तो एस में एरर चाहिए ना, तो डेल्टा एस डिवाइड बाई एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा 100 माइनस एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई आर प्लस डेल्टा एल डिवाइड बाई एल। सबसे पहले यहां पे देखो फाइंड एस पूछ रहा है ना, एस में एरर पूछा है ना, विथ एरर। अब देखो एक बात बताना मुझे, ध्यान से सुनना, आर की, ये आर की वैल्यू है ना। अच्छा, यहां क्वेश्चन में आर में एरर के बारे में कोई बात की है नहीं, तो आर वाला क्या हो जाएगा, 0 ना। और जो स्केल से ये वाली डिस्टेंस मेजर की हो 20 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, 100 माइनस एल कितने के बराबर है, 80, और एल कितने के बराबर है, एल कितने के बराबर है, 20 ना। अब आपको क्या चाहिए, 100, ये 80 में एरर और ये क्या है, 20 में एरर। अच्छा एक बात बताओ, जब किसी चीज से मेजर करते हो कोई चीज, तो सबसे बड़ी गलती आप कितने के बराबर कर सकते हो, 1 mm नहीं, जनरली मैं पूछ रहा हूं। आप किसी भी चीज से गलती जो करते हैं ना, वो उसका सबसे छोटा मेजरमेंट जो होता है उतना गलती कर सकते हैं बस ना। गलती आपसे कितने की हो सकती है, जो किसी चीज का सबसे छोटा मेजरमेंट हो। जैसे मान लेते हैं आप घड़ी वाली सुई है, उसमें सेकंड वाली होती है,
तो सबसे ज्यादा गलती आपसे कितने की हो सकती है? बहुत हो सकती है, 1 सेकंड की। तो किसी इंस्ट्रूमेंट का सबसे छोटा मेजरमेंट जो होता है, एरर में बहुत अच्छे से पढ़ा है ये सारी चीजें, अब बार बार कितना मैं बताऊंगा। तो जो सबसे छोटा मेजरमेंट होता है वही उसकी क्या होती है? गलती होती है। तो चाहे आप 20 सेंटीमीटर मेजर करिए, चाहे आप 80 सेंटीमीटर, सबसे छोटा उस स्केल का मेजरमेंट कितना है? 1 mm। तो आपसे गलती कितने की होगी? 1 mm। और 1 mm को कितना सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में लिखे हो ना, तो 1 mm को किस में लिखोगे? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। समझ आ रही ना? 80 मेजर करोगे तब भी गलती कितने की होगी? 0.1। और 20 मेजर करोगे तब भी गलती कितने की होगी? 0.1। ये चीज मैंने एरर में पढ़ाया है, जाके लेक्चर देखिएगा बढ़िया से कैसे ये होता है। नहीं समझ आया? इसी को कभी कभी लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा मेजरमेंट। और जो सबसे छोटा मेजरमेंट किसी इंस्ट्रूमेंट का होता है वही आप क्या कर सकते हो? गलती कर सकते हो। अच्छा, आपकी स्केल होती है वो छोटी वाली जो आपने बचपने में यूज की है, उसमें सबसे छोटा मेजरमेंट कितने के बराबर होता है? 0.1 सेंट। उतनी ही गलती कर सकते हो बस। समझ आ रही ना बात? तो यहां तक हो जाएगा। अब देखो, डेल्टा एस डिवाइड बाई एस, एस की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं? कैसे निकाल सकते हो बताइए? ये r डिवाइड बाई एस हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई एस बराबर होगा किसके? 20 डिवाइड बाई 80 के। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 1/4। 10 डिवाइड बाई एस इज इक्वल टू 1/4। तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। एस इज इक्वल टू कितना हो गया? तो ये प्योर वैल्यू आ गई। यहाँ पे एस रख देना 40 और इसको सॉल्व कर लेना, डेल्टा एस आ जाएगा। एस एरर की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा एस मतलब क्या है? डेल्टा एस मतलब क्या? एस में एरर, एस में क्या चीज? एरर निकल है। क्लियर रहेगा ना? इस क्वेश्चन को पूरा समझने के लिए आपको एरर पहले पढ़ना पड़ेगा ना। अब जो लोग एरर पढ़े उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। और जिनका छूटा हुआ है उनको थोड़ा सा, अब कितना बता सकता हूं मैं एक क्वेश्चन में? जितना हो सकता है उतना ही बता सकता। कर लिए ना? अब 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप फोटो खींच लीजिए, ट्राई करिएगा इसको, ठीक है? जो पिछले टॉपिक्स पढ़ाए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड देखो। मैं यहां से इधर हो जाता हूं, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करिएगा। फोटो ले लिए ना? असल में हट जाऊंगा ना तो फिर वहां पे ब्लर होने लगता है। कुछ लिख दें, होम वर्क, ठीक है? अब तो नहीं करेगा। हाँ, हैं? हो गया कि नहीं ये क्वेश्चन? और ये वाला देखिएगा। आप लोग फोटो खींचते तो बड़े शौक से हो लेकिन करते बिल्कुल नहीं हो। प्रिंटिंग पे चला जाता है। अच्छा, ये दिख रहा है ना 1 ओम? फोटो में अच्छा आएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है? इसकी एक खासियत होती है, जो प्रिंट सामने से गड़बड़ होता है वो कैमरे में अच्छा आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है? सही आ रहा है ना? हाँ, ये भी देखो साइंस है। चलो, हो गया। एक और, ये भी होमवर्क है आपके लिए। क्या हुआ? इसको किए हो क्या? हाँ, डी वाला तो है। बी की डी? कौन सा?
हाँ। चलो ट्राई करना। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, पढ़ाए हुए टॉपिक में से है, कोशिश करिएगा। और जाके गूगल ना कर लेना सबका। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर और चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू भैया।